नमस्कार, आस्क प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। तो आज नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। नक्षत्रों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। 600 से अधिक सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी और आगे बढ़ाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और जो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और भी चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने कहा कि सर आप कोर्स पढ़ाते हो, किसी कोर्स में पढ़ाते हो क्या? कोई कोर्स ले आओ, ऐसे काफ़ी सवाल आए मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि देखिए अभी मैं यूट्यूब से बहुत सी एक्सक्लूसिव चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत से टेक्निक्स बता रहा हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे और ये मैं बताऊँगा हमेशा। लेकिन अगर मैं कोर्स लाऊँगा भी, तो वो कोर्स एक अलग लेवल का होगा, ठीक है? उस कोर्स में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिली हैं। तो लेकिन एक शर्त है कि मैं उन्हीं लोगों को कोर्स वो प्रदान कर पाऊँगा जो लोग उसके काबिल होंगे, ठीक है? तो वो काबिलियत मैं निर्धारित करूँगा कि कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं। तो वो उस इंसान की किस्मत पे भी होगा और उसकी काबिलियत पे भी होगा। तो कोर्स मैं ऐसे नहीं ले आऊँगा, जैसे सब लोग पढ़ा देते हैं कि पैसे देते हैं और वो कोर्स में मिलती भी नहीं है चीज़ें उतनी। मेरे कोर्स जो होंगे वो काफ़ी एक इन डेप्थ नॉलेज होगा और बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें छुप जाती हैं ना, वो चीज़ें मैं दूँगा अपने कोर्स में। हालाँकि यूट्यूब पे भी मैं कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, उससे संबंधित जो कि मिसयूज़ ना हो पाए लोगों के द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वो चीज़ें तो मैं दे ही रहा हूँ लेकिन कोर्स में एक अलग लेवल होगा, ठीक है? तो अगर जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो कमेंट करे कि मुझे लाना चाहिए कि नहीं। देखिए नक्षत्र जो है वो बहुत ही डीप सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि नक्षत्र जो है वो जैसे कोई घर है, ठीक है? घर आपकी राशि हो गई, ठीक है? नक्षत्र जो हैं वो उस घर के कमरे हैं, तो आप समझिए कि नक्षत्र कितना डीप है। इसीलिए नक्षत्र का ज्ञान जो मैं जानता हूँ, वो मैं पूरी तरह से यूट्यूब पे नहीं दे पाऊँगा। हाँ, लेकिन जो थोड़ा स चीज़ें छुपाई गई हैं उससे मैं कुछ हद तक उसमें क्लियरेंस दे कर के बताऊँगा, ठीक है? देखिए नक्षत्र जो है वो देवताओं से ज़्यादा प्रभावित होता है। देवता में मतलब जैसे विशाखा नक्षत्र है तो उसके देवता हैं इंद्र और अग्नि। तो इसके 2 देवता हैं विशाखा नक्षत्र के। उसी तरह से पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवता का जो है वो काफ़ी महत्व है नक्षत्रों पर। इन देवताओं के ही गुण, धर्म, दोष से नक्षत्र प्रभावित होते हैं और इन देवताओं की कहानियाँ जानना ज़रूरी है कि इनकी कहानियाँ, इनका नेचर क्या है। उसी हिसाब से नक्षत्र का भी नेचर होता है। और भी चीज़ें हैं कि किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में कोई ग्रह क्यों नीच का होता है, क्यों उच्च का होता है, उसका क्या रेलेवेंस है, उससे जुड़ी क्या कहानियाँ हैं, वो भी नक्षत्र के से संबंधित चीज़ों को बताएँगे। क्योंकि देखिए जो कहानियाँ दी हुई हैं ना अपने शास्त्रों में, वो कहानियाँ सिर्फ़ याद करने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें सिखाती हैं। और ज्योतिष में तो बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि हर चीज़ की डीटी है। मतलब अब अगर आप डी60 चार्ट अगर आप रीड करें तो वहाँ पर डीटीज़ दिए हुए हैं कि प्रवीण और गराल करके ऐसे काफ़ी डीटीज़ दिए हुए हैं डी60 में। डी12 में भी डीटीज़ है, तो उन डीटीज़ का महत्व है। अब जैसे डी3 चार्ट है वहाँ पर डीटीज़ है, वहाँ पर 3 ऋषियों का आधिपत्य है, नारद और अगस्त्य और दुर्वासा। इन तीनों ऋषियों के आधार पर वो डी3 काम करती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि डीटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकल टेक्निक्स होनी चाहिए। तब आप पूरी तरह से उसे कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी को। तो नक्षत्र के भी डीटीज़ दिए हुए हैं और वो डीटीज़ काफ़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद में विंशोत्तरी दशा लॉट्स दिए हुए हैं, मतलब विंशोत्तरी दशा के जो लॉर्ड्स होते हैं, उन्हें नक्षत्र का आधिपत्य दिया हुआ है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का केतु है, कृत्तिका का सूर्य है और विशाखा का बृहस्पति है, पुष्य का शनि है। तो ये भी महत्व रखते हैं लेकिन कुछ टेबल्स डिफरेंट भी दिए हुए हैं। मतलब कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जहाँ पर इन नक्षत्रों का टेबल डिफरेंट भी है। एक कोई किताब कहती है कि आपका जो अश्विनी नक्षत्र है वो सूर्य से शासित होता है। ठीक है? तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं नक्षत्रों में, ठीक है? और सबका अपना-अपना यूज़ है, मतलब अगर विंशोत्तरी दशा के लॉर्ड्स के हिसाब से नक्षत्रों का आधिपत्य दिया हुआ है, तो उसका अपना एक रिलेवेंस है कि क्यों हो रहा है ये। तो आज मैं विशाखा नक्षत्र की एक कहानी बताऊँगा कि क्यों विशाखा नक्षत्र चंद्रमा में नीच का होता है, क्यों और कैसे ये बुध से संबंधित है, क्यों ये नक्षत्र जो बृहस्पति का है,
ये शुक्र की राशि में क्यों आता है, इन सारी चीजों से संबंधित कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा विशाखा नक्षत्र से संबंधित। और एक पद, मतलब एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो उन चारों पद के बारे में बताऊंगा कि वो 4 पद कैसे काम करते हैं, उन 4 पद का अलग अलग रिजल्ट होता है। तो विशाखा नक्षत्र की एक कहानी ये है कि चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के आश्रम में जाते हैं शिक्षा लेने। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और बृहस्पति ग्रह भी है। तो चंद्रमा जो है वो शिक्षा लेने के लिए उनके दरबार में जाते हैं। वहां पर वो पहले जब एंटर करते हैं तो फिर उन्हें तारा देवी मतलब दिखती हैं। तो तारा देवी और उनके बीच में एक आकर्षण क्रिएट होता है, ठीक है। हालांकि वो उस वक्त उसे इग्नोर करके वो अपनी शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो आश्रम में बृहस्पति के जाते हैं, कुछ दिन शिक्षा लेते हैं, लेकिन तारा देवी का झुकाव और उनका झुकाव तारा देवी के प्रति रहता है। खासतौर पर तारा देवी का झुकाव ज्यादा रहता है चंद्रमा के प्रति, क्योंकि चंद्रमा काफी खूबसूरत रहते हैं, काफी मनमोहक है उनका स्वरूप है चंद्रमा का। लेकिन वहां पर चंद्रमा जो है वो उसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़कर अपना शिक्षा लेने के लिए रहते हैं उस आश्रम में। तो ऐसी शिक्षा लेते रहते हैं, कुछ दिन बीतते हैं और लेकिन तारा देवी के प्रति उनका आकर्षण रहता है, ठीक है। और तारा देवी का भी चंद्रमा के प्रति काफी आकर्षण रहता है। चंद्रमा से तारा देवी इतना ज्यादा आकर्षित हो जाती है कि वो चंद्रमा को अपने करीब लाना चाहती हैं। तो फिर तारा देवी जो है वो लगी रहती है चंद्रमा को अपने करीब लाने में। उसी में चंद्रमा जो है वो बहुत सोच विचार करती है कि ये गुरु की पत्नी है और गुरु की पत्नी के साथ ऐसा कोई प्रेम संबंध होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अंततः चंद्रमा भी अपने इमोशंस में बहकर तारा देवी के साथ हो जाते हैं और वो दोनों लोग उस आश्रम से भाग जाते हैं, ठीक है। आश्रम से भागने के बाद क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो उन्हें अपने ग्रह में ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। और फिर वहां पर जो है वो बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर बृहस्पति बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बृहस्पति जो है वो इंद्र की सहायता लेने के लिए जाते हैं और इंद्र जो है वो अपनी सेना लेके चंद्रमा के दरबार पे हमला करने के लिए आने लगते हैं। और इधर क्या होता है कि असुरों को पता चल जाता है कि चंद्रमा जो है वो तारा देवी को लेकर आए हैं और इस वजह से इंद्र जो है वो उनके ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं असुरों के राजा से कि जाओ युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम वहां युद्ध करने जाओगे तो फिर वो तुम चंद्रमा को अपने तरफ कर सकते हो और हम लोग युद्ध जीत भी सकते हैं। तो असुरों की और देवों की सेना जो है वो चंद्रमा के वहां पे पहुंचती है घर पे। तब तक ब्रह्मा जी आकर दोनों पार्टी को समझाकर युद्ध रोक देते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी गुरु की पत्नी को लेकर आ गए यहाँ पर और इस तरह का व्यवहार किया, तुम इन्हें वापस कर दो। तो चंद्रमा अंततः तारा देवी को वापस कर देते हैं और अपना दुख में, बहुत ज्यादा दुख में वो अपने ही घर में जो है वो पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस स्टोरी को रोक रहा हूँ। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र जो है वो तुला राशि में आता है। देखिए तुला राशि जो है वो 9th हाउस से 11th हाउस की राशि है। 11th हाउस आपका गेन होता है, मतलब किसी भी चीज का गेन होता है, तो ज्ञान का गेन है, ज्ञान का बढ़ोतरी है, ज्ञान का लाभ है, उसके लिए चंद्रमा वहां पर जाते हैं। लेकिन वहां पर वो विलास में पड़ जाते हैं, काम में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो शुक्र की राशि रहती है। तो पहला पद विशाखा का जो है वो एरीज में आता है, नवांश में एरीज राशि आती है पहले पद के विशाखा में। वहां पर चंद्रमा जो है वो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब एरीज क्या है, मतलब लिब्रा से 7th हाउस की राशि है। तो 7th के लिए वो कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब अपने से पार्टनर के लिए वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर शुक्र का और मंगल का संबंध बन रहा है चंद्रमा के अंदर। अगर पहले पद के अंदर कोई ग्रह है, चंद्रमा ही है अगर, तो लिब्रा इधर आएगा D1 में और नवांश में जो है वो एरीज राशि आ जाएगी, मेष राशि आएगी। तो एक साथ का संबंध है और वो शुक्र मंगल का संबंध है, इसीलिए अट्रैक्शन है वहां पर। इसीलिए विशाखा नक्षत्र के पहले पद में जो है वो चंद्रमा को अट्रैक्शन होता है, किससे? गुरु की पत्नी से अट्रैक्शन होता है। लेकिन वो कंट्रोल किए रहते हैं क्योंकि पहला पद धर्म का पद होता है, धर्म को वो बताता है। जो दूसरा पद होता है वो अर्थ का होता है। वहां पर जो है वो लिब्रा से टॉरस में जाता है। अब लिब्रा से और टॉरस का संबंध 8 का है, मतलब लिब्रा से टॉरस 8वें घर की राशि है। तो उन दोनों लोगों के बीच में सीक्रेट लव अफेयर होता है। और 8वें घर की जो राशि है वो इलोपमेंट की भी राशि है, मतलब घर से भाग जाना, ये सारी चीजें को भी शुक्र की राशि है। अब देखिए दोनों तरफ शुक्र की राशि आ रही है, मतलब प्रेम, लव अफेयर, ये सारी चीजें। टॉरस, ठीक है, फेस अट्रैक्शन। तो लिब्रा से 8वें में जा रहा है, लिब्रा से 8वें में जा रहा है नवांश में। नवांश फल बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरे चरण का ये हो गया कि वो अट्रैक्शन जो है वो हो जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है कि
लिब्रा से 9th में जा रहा है, मतलब लिब्रा से मिथुन में आता है नवांश में, तीसरे चरण में, काम की राशि है। तो वो दोनों लोग फरार हो जाते हैं, अपने मतलब वहां से चले जाते हैं। और क्योंकि मिथुन राशि जो है वो संबंधों की राशि है, तो वहां पर जो है वो उन दोनों लोगों के बीच में संबंध बनता है, और फिर वो बुध का जन्म होता है, वो बुध की भी राशि है। तीसरा साइन जो है वो रीबर्थ का भी है। तो लिब्रा से वो 9th का संबंध आता है नवांश में, और वो वहां पर मिथुन राशि आती है जो कि संबंधों की राशि है। अगर मिथुन राशि का आप सिंबल देखें तो एक पुरुष और एक महिला उसमें बने हुए हैं, तो वो मिलन की भी राशि है। ठीक है, उसे बेडरूम भी कहा है फल दीपिका ने, तीसरे घर को। सब लोग ट्वेल्थ हाउस कहते हैं, लेकिन फल दीपिका ने ट्वेल्थ हाउस को न कह के तीसरे घर को बेडरूम कहा है, जो मिलन होता है। तो वहां पर चंद्रमा का संबंध बनता है। फिर क्या होता है, लेकिन फिर जैसे ही चंद्रमा मंगल की राशि में जाते हैं, स्कॉर्पियो राशि में, वो नीच के हो जाते हैं, और वहां पर कर्क राशि नवांश में आ जाती है। अब अगर कर्क राशि आ रही है तो यहाँ पर संबंध क्या है, फिर नौ नौ का संबंध है। अब जैसे ही वो चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाते हैं, नवांश में क्या होता है कि नवांश में कर्क राशि आ जाती है। अब सबने कहा है कि चंद्रमा 3 डिग्री तक नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में। 3 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि नवांश में चंद्रमा जो है वो कर्क में आ रहे हैं। कर्क राशि ब्रह्मा की राशि है, ब्राह्मणों की राशि है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की वजह से, तो जो उन्होंने किया था उसका दंड उसे ब्रह्मा जी देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी चूंकि उन्हीं के पुत्र थे चंद्रमा, तो वो इसी तरह से स्वग्रही भी हैं। तो अब देखिए, कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की खुद की राशि है, और उसी के D1 में वो नीच के होते हैं, नवांश में वो अपनी राशि में रहते हैं। इसी कारण से ब्रह्मा जी जो है वो चंद्रमा के घर जाकर उन्हें डांट लगाते हैं और तारा देवी को वापस करते हैं। चंद्रमा का मूलतः जो फल है वो अच्छा नहीं रहता, चंद्रमा बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी उनके घर आए रहते हैं, तो अब नवांश में जो है वो कर्क राशि है, और D1 में चंद्रमा की वृश्चिक राशि है, जहां पर वो नीच के हैं। चंद्रमा को 3 डिग्री पर ही नीच का बोला गया है। तो मूलतः चंद्रमा का फल जो है वो नीच का है, लेकिन वो नवांश में स्वग्रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को जो बृहस्पति जी डांट लगाते हैं, वो उनके घर पर डांट लगाते हैं। ठीक है, चंद्रमा अपने घर पे रह रहे होते हैं तारा देवी के साथ, वहां पर डांट लगती है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी उनके घर आए रहते हैं, तो उसकी वजह से कुछ शुभता भी है, इसीलिए उन्हें स्वग्रही मिला है। लेकिन वो मूलतः नीच के हैं। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है उनके लाइफ में बहुत बड़ा। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो उन्होंने पीछे कार्य किया जेमिनाई और लिब्रा में, ठीक है, वो सारा नक्षत्र देखिए विशाखा का ही है। विंशोत्तरी दशा में इसी को बताया गया है, बृहस्पति का आधिपत्य विशाखा नक्षत्र पे ही है। तो इस तरह से विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा नीच के होते हैं, और बुध के भी जन्म का जो संबंध है वो इसी विशाखा नक्षत्र से ही है। कुछ बातें नोटिस करने वाली, मैंने तो कहानी सुना दी आप लोगों को, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होंगे वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे कि कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पर डिसीजन भी लेना है। ठीक है, मतलब मैंने कहानी में क्या बताया था कि वो कंफ्यूज थे कि तारा देवी के साथ जाएं कि ना जाएं, उनकी गुरु की पत्नी थी। वो कंफ्यूजन कहाँ पर था, जब वो एरीज में थे। ठीक है, विशाखा नक्षत्र के एरीज वाले पद में थे, मतलब पहले पद में थे। ठीक है, लिब्रा यहाँ पर और एरीज वहां पर, तो वो कंफ्यूज थे अपने और सामने वाले के बीच में। फिर वो टॉरस में जाते हैं तो डिटरमिन्ड हो जाते हैं, फिक्स्ड राशि है कि नहीं अब मुझे भागना है। लेकिन जब फिर भगा के ले जाते हैं जेमिनाई में, तो फिर वहां पर उनका संबंध बनता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन की वजह से वो भगा के ले जाते हैं। तो फिर वहां पर उनका संबंध बनता है, और वही लिब्रा और जेमिनाई में बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, तो गौर करने वाली बात यह है कि विशाखा नक्षत्र के जो लोग हैं, वो दो चीजों के बीच में उलझे रहते हैं। इसे आप लस्ट या फिर ज्ञान से संबंधित मत रखिएगा, ये हो सकता है, लेकिन विशाखा नक्षत्र के लोग जब भी कभी अच्छा काम करने जाएंगे, तो किसी तरह की मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो उन्हें रोकती हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कर्स है विशाखा नक्षत्र का, वो इसी दो के बीच में उलझे रहते हैं। दूसरी चीज विशाखा नक्षत्र की बहुत अच्छी ये है कि विशाखा नक्षत्र जो है वो बहुत ही डिटरमिन्ड भी हो जाता है, क्योंकि टॉरस में जब आता है तब। ठीक है, वो पद के हिसाब से फल को समझिएगा, डायरेक्ट मत समझिएगा। ठीक है, विशाखा नक्षत्र के लोग काउंसलर भी होते हैं, लोगों को मिलाने का भी काम करते हैं। ठीक है, वो समाज के लिए भी काम करेंगे, अपने फ्रेंड्स के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, अब ये वाला फल कहाँ से आ रहा है? जेमिनाई से आ रहा है। टॉरस वाला क्या करा रहा है? बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करा रहा है, मतलब नहीं हमें करना है। ठीक है, और सीक्रेटली करना है, गुप्त तरह से करना है। तो ये नक्षत्र के पद का मैंने फल बताया है, और चंद्रमा क्यों नीच के हो रहे हैं ये भी आपने जाना। तो इस तरह से नक्षत्र काम करते, ये मैंने सिर्फ एक डेमो दिया है कि विशाखा नक्षत्र कहानी के माध्यम से कैसे इसे आप समझ सकते हो।
ठीक है? और भी बहुत सी चीज़ें हैं विशाखा नक्षत्र के बारे में किताब के अलावा जो आप पढ़ सकते हो, किताब की चीज़ें तो आप पढ़ लो कहीं से भी उठा करके। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो चीज़ें मैंने उसका कुछ भाग आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना। हेलो, वेलकम टू आस्क प्लैनेट्स। So today I will talk about Vishakha Nakshatra and many more things about nakshatras. But before that, I would like to thank you all of you. All you guys have subscribed the channel and liked my videos, shared a lot of love, supported me a lot. And those who have not yet subscribed the channel, then please do subscribe. Nakshatras are very important topic of the Vedic astrology, and it is not a important topic. It is very deep topic. You should know that a sign is like a house, and the rooms present in that house. Okay, the many divisions present in that house is nakshatras, and nakshatras have further division in itself. Nakshatras are divided into four different padas, okay, or quarters. All have their own significance, and I do not like to present the deep knowledge of nakshatras on the YouTube platform because it can be dangerous for astrology, because many can make use of these techniques which I have learned from a lot of hard work, and they will use it and make so much of money, and they can also use it for some unethical things. So I will not present that deep knowledge on YouTube platform, but I will present that part which is hidden, okay, and which is not written in books, which you will not find in any normal books. So nakshatras are ruled by certain deities, and those deities and the story and the life of deities are very important to understand the nakshatra. For example, Vishakha nakshatra is ruled by Indra and Agni. Okay, so they are the deities for the Vishakha nakshatra. Similarly, for Ashwini nakshatra, Ashwini Kumars are the deities. In divisional charts as well, we know that every divisional chart has some deity in itself. For example, D60 chart has deities, and those deities of D60 chart are of very much importance. In D3 also, there are deities. We all know that three deities are very important. Three rishis are given importance in D3 chart. They are Agastya, Narad, Durvasha. Okay, their life and their characteristics is very important to discuss the D3 chart. Similarly, there are certain deities in nakshatra as well, and those deities are very important. Now, coming to the planetary lordship of nakshatras, planetary lordship of nakshatras is not easy because we generally know them on the behalf of the Minshotri Dasha lords. Okay, that Ashwini is ruled by Ketu and Bharni is ruled by Venus, so on. Gives different tables for each nakshatras. That in a book which I was reading, there was given that Ashwini is ruled by Sun. So there are many things in it. But to keep things simpler, I will present only the part of Vinshotri Dasha lords and nakshatras. Like we all know that Ashwini is ruled by Ketu, Bharni is ruled by Venus, Vishakha is ruled by Jupiter, and all that. So today I will only tell about the Vishakha Nakshatra and a story related to Vishakha Nakshatra. After knowing this story, you will get to know that why moon is debilitated in Vishakha Nakshatra. Moon is particularly specified that moon will be debilitated at 3 degrees, within 3 degrees in Scorpio sign. So the story is, for knowledge, moon was going to the Jupiter's hermitage, and we all know that Jupiter is the teacher of the devas. So when moon entered the hermitage, everyone saw the beauty of moon, okay, because moon was very beautiful and very charming. And also the wife of Jupiter, which was Tara Devi, she also saw moon and she got attracted with him. Okay, so Tara Devi tries to attract moon towards him because moon was very elder, not like other disciples of the Jupiter. So Tara Devi always tries to catch the attention of Moon, but Moon was very much inclined to his studies. But Tara Devi was always trying to seek the attention of Moon, and finally Moon got distracted, and he also finds Tara Devi very attractive because Tara Devi was also very beautiful. But he was in confusion that she is the wife of my teacher. How can I have affair with the Tara Devi? Okay,
So he was always thinking and he was in a big dilemma. But somehow what happened that Moon was in the affair with the Tara Devi, and they both have some relationship. Everyone was not aware of this, and on one day they both eloped from the ashram. Tara Devi and Moon went to the house of Moon, and there they form a relationship, and the seed of Mercury is planted into Tara Devi. Jupiter was very much worried here, so he went to the Indra, okay, the king of Devas. So Indra told that I am going to attack on Chandra, okay, Moon. So Indra with his army get ready to attack on Moon. This news also spread to the demons, and the teacher of demon, which was Shukra, Venus, advised the king of the demons that you also go and protect the Chandra from Indra. So we can have a war and Chandra will be in our favor for all time. Then Brahmaji came in and controlled the situation so that war is avoided. And Brahmaji ordered Chandra to give Tara Devi back to the Jupiter. Okay, so somehow Chandra managed his own heart emotions and gave Tara Devi back to the Brihaspati. But Moon was very sad after this event. Okay, though Brahmaji has promised him that I will take the responsibilities of your marriage. Okay, so this is the story. Now, what we can learn from this story? You see that Libra is the sign where Vishakha Nakshatra falls. And when there is first pada, the first quarter of Vishakha Nakshatra falls in Aries. Second quarter of Vishakha Nakshatra falls in Taurus. Third quarter in Gemini. And fourth quarter in Cancer. And fourth quarter also falls in Scorpio Cancer, which is the Scorpio in D1 and Cancer in D9. And Libra consists the three padas of the Vishakha Nakshatra. So in first pada, you see that Libra is the sign which is a sign of marriage. Okay, this is not only the sign of marriage, this is also the 11th sign from the 9th house of higher education. And Chandra, Moon, was there in Hermitage for the higher knowledge. Okay, so that is the gain of higher knowledge as well, 11th house. But this is the sign of Venus. So Chandra has something to do with the love affair. And the Vishakha Nakshatra first pada falls in Aries sign, which is also known as the Dharam. Now you see the relationship of Libra and Aries. Okay, from Libra it is going to 7th position. Okay, because from Libra, Aries is the 7th sign. So there is something to do with the opposition, something to do with the relationships. But because Aries is the sign of Dharam, Chandrama was very much in control. Okay, but what happened? He lost his control as soon as he moved to the Taurus in Navansh. Because in second pada of Vishakha Nakshatra, the Taurus will be in Navansh. Now you see, the relationship is now Libra from Taurus is 8th, and 8th house is the house of secret relationships, elopement, etc. And in both the ways, Venus sign is coming. Okay, Venus is helpful here. You see that 8th house is elopement, Venus is love affair, and Taurus is very much determined sign because in Navamsha, Moon will be in Taurus sign. So Vishakha Nakshatra in second pada is something to do with the secrecy, something to do with the love affair and money and all that, something to do with materialistic things. And here Chandrama was fallen in love with the Tara Devi. He lost his control and he was very much determined that now I will be living with the Tara Devi for life. In the third pada, in the third quarter, Libra Gemini. Gemini will be in the Navansh. So Gemini is the sign where you can see that a female and a male in the sign. Gemini is ruled by Mercury. So there was a relationship between both of them when Chandrama moved to the third pada, and Gemini is also the sign of calm, lust. So there was a relationship, there was the birth of Mercury, because this is a sign in the Navansh is Mercury, the fruit is Mercury. And we all know that third house is the 8th from the 8th house, which is some sort of creation. In this way, we are seeing that how the story is manifested in the practical and technical terms. Now, what happens in the fourth pada that Chandrama moves to the Scorpio sign, which is the sign of Mars. And here Chandrama is debilitated, weak, sad, in depression. But in Navansh of Cancer. Now, Cancer is a sign of Brahman, which is also Brahmaji, Brahma. Okay, so Brahmaji has visited his house. Brahmaji has promised Chandra
that I will take the responsibilities of your marriage. For now, please give Tara Devi back to the Jupiter. And it is also a kind of transformation. A major transformation was there in the life of Chandra. That's why moon in the fourth pada of Vishakha Nakshatra gets debilitated. Okay, because Brahmaji has came to his house, he has promised for something, but he has taken his love, the Tara Devi, and gave back to Jupiter. Okay, and you see that Jupiter is getting exalted in Navansh, in that again Cancer sign. Okay, that's why Jupiter is also getting exalted in Cancer sign, because he got his wife back at the house of Chandra because of Brahmaji. Okay, but Chandrama is getting debilitated in D1. So basically, what we can get from this is that Moon is getting debilitated, but it has something benefit in it as well. Okay, because in Navansh it is an own sign. Few more things we can see, that Vishakha Nakshatra can go against the social norms of the society, because Chandrama was against the social norms, having relationship with his teacher's wife. They are very much determined, but the result of everything will change as per the pada, and you have to master the pada of nakshatras, which I have told you with a story. Okay, there are many such stories of Vishakha Nakshatra which I cannot tell on the YouTube platform. It will be dangerous for the astrology. So in this way, you can learn about nakshatras. Rest of the thing you can find on any book. Okay, you can easily read and you can discuss the Vishakha Nakshatra. But I am telling you the code. I am telling you the secret of it. Okay, that no one on whole YouTube platform will tell you. And I request you that please subscribe my channel and help me to grow. I hope that you would have liked the video. Please comment your thoughts in the comment box. And many people were asking me that, do you teach astrology? Do you offer some courses? As of now, I do not offer any courses. I do not teach astrology. Whatever I teach is on YouTube or on my blog. Whatever I have to give as of now to the society is on this YouTube channel and on my blog. But I will surely teach in upcoming time. And you know that how exclusive is my channel, and my courses will be very, very much exclusive than the content on the channel. So if you wanted to join, then you have to wait, because I am in search of some very worthy students. Okay, I cannot offer course to everyone. So you have to be worthy, you have to be fortunate to get into my course. As of now, thank you, take care.